सुप्रभात बच्चों। आज हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो भाषा, जिसे लैंग्वेज कहा जाता है, बोली डायलेक्ट, लिपि स्क्रिप्ट और व्याकरण जिसको ग्रामर कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 चित्र दिखाए गए हैं। अब जो पहला वाला चित्र है उसमें माँ अपने बेटे को तरबूज खाने के लिए कह रही है और बेटा अपनी माँ की बात को सुन रहा है। अब दूसरा चित्र देखिए जिसमें बेटी अपने पिता को पत्र लिखकर अपनी बात बता रही है। अब इसी प्रकार तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि जो पिता हैं अपनी बेटी के मन की बात उसके द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़कर जान रहे हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कहने सुनने, जैसे पहले माँ ने कहा और बेटी ने सुना। दूसरे में लिखने, बेटी ने लिखा, पढ़ने, पापा ने पढ़ा। तो इस प्रकार कहने, सुनने, लिखने, पढ़ने का जो साधन होता है उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। तो इसी प्रकार एक अन्य चित्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें एक जो यातायात पुलिस वाला है, ट्रैफिक पुलिस वाला, वो यातायात को क्या कर रहा है? रोकने का काम कर रहा है। अब वो रोकने का काम कर रहा है लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं रहा है और सुन भी नहीं रहा है, ना ही वह लिख रहा है, ना ही वह पढ़ रहा है। वह केवल इशारों के माध्यम से ही अपनी बात कह रहा है। जैसे वो जो भी बात उसको कहनी है उसके लिए वह जो ट्रैफिक पोल पे लगी हुई लाइट है, रेड, ब्लू, ग्रीन, उनको वह ऑन कर देता है। उसके माध्यम से वो अपनी बात लोगों तक संकेत के द्वारा पहुंचा रहा है। तो इसको हम भाषा नहीं कहेंगे। तो भाषा जहाँ पे पढ़ने, लिखने, कहने, सुनने का काम होता है वहीं पर हम भाषा का प्रयोग करते हैं और उसी को भाषा कहा जाता है। अब हम यहाँ पे भाषा के रूपों के बारे में जानेंगे। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, एक तो मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा, जैसे अध्यापिका जो होती हैं बच्चों को पढ़ाती हैं, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पे मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। इसके अलावा अगर मैं आपको कोई लिखित काम दूंगी लिखने के लिए तो वहाँ पे आप लिखित भाषा का प्रयोग करोगे। तो अगर अन्य शब्दों में अगर हम जाने तो मौखिक भाषा, जब हम मुख से बोलकर कोई बात कहते हैं तो उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। और जो मौखिक भाषा है वही मूल भाषा कही जाती है। इस प्रकार भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा का अर्थ होता है जब हम अपनी बात को कहते हैं तो उसे लिखित रूप में दूसरे को भेजते हैं। अब लिखित रूप में अपनी बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचाना लिखित भाषा का रूप होता है। और जो लिखित भाषा है वह मौखिक भाषा का ही लिखित रूप होता है। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वह है लिपि। अब लिपि का अर्थ है जो हम मौखिक भाषा बोलते हैं उसको लिखने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अन्य शब्दों में हम जाने तो जो हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं जब उन्हें हम लिखित चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अब प्रत्येक भाषा की क्या होती है? अपनी एक लिपि होती है। और जो हिंदी भाषा है हमारी उसकी लिपि है देवनागरी। इसी प्रकार नीचे आपको कुछ अन्य भाषाएं दी गई हैं और उसकी लिपियों के बारे में भी आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए जो संस्कृत भाषा है, मराठी भाषा है, नेपाली और बोडो भाषा है हिंदी के अतिरिक्त, इन सब की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। इस प्रकार हमने जाना कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो इन सब की भाषा क्या है? देवनागरी है। अब जो अंग्रेजी भाषा है उसकी लिपि क्या है? रोमन है। इसी प्रकार उर्दू जो भाषा है उसकी लिपि अर्थात लिखने का तरीका फारसी भाषा है। और जो पंजाबी भाषा है उसको गुरुमुखी लिपि द्वारा लिखा जाता है। अब प्रत्येक लिपि को अलग तरीके से लिखा जाता है। हम चाहें तो किसी भाषा को अनेक लिपियों में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक शब्द लिख रहे हैं कमल। अब कमल को अगर हम देवनागरी लिपि में लिखें तो क, म, ल लिखेंगे। अगर उसी कमल को हम रोमन लिपि में लिखें अर्थात अंग्रेजी भाषा में लिखें तो उसको लिखेंगे हम KAMAL, कमल। अब इसी को अगर फारसी लिपि में लिखा जाए तो जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चित्र में, उसी प्रकार उसको लिखा जाएगा।
अब हम यहाँ पे व्याकरण के बारे में जानते हैं। अब व्याकरण आखिर होता क्या है, जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है। अब हर भाषा को लिपि के अपने नियम होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। अब भाषा के जो नियम होते हैं उसको बताने का जो काम करता है वही क्या है, व्याकरण करता है। अब व्याकरण का काम क्या होता है, भाषा को शुद्ध और निर्दोष बनाना। अगर आप किसी भाषा को आप शुद्ध सीखना चाहते हैं तो उसके लिए उस भाषा का व्याकरण सीखना आपके लिए अत्यावश्यक है। अगर हम इसी को परिभाषा के रूप में जानें तो भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम क्या कहलाते हैं, व्याकरण कहलाते हैं। अब व्याकरण के विभागों के बारे में जानें तो व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो इस प्रकार वर्ण से हमारा अभिप्राय है, इसके अंतर्गत वर्ण, उच्चारण, संधि आदि का विचार किया जाता है वर्ण विचार में। अब अगला है व्याकरण का दूसरा विभाग है शब्द विचार। अब शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी रचना के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। अब जो शब्द हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी पर भी इसी के अंतर्गत विचार किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत आप आगे के अध्यायों में देखेंगे, आगे के पाठों में देखेंगे संज्ञा शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, क्रिया या अविकारी शब्द क्या होते हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे के अध्यायों में। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ भारतीय हमारी जो भाषाएं हैं उसकी लिपियों के बारे में बताया गया है और उनके उदाहरण भी आपको दिखाए गए हैं। जैसा कि आपने देखा, हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है और उसको किस प्रकार से लिखा गया है यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसे ही सिंधी भाषा, इसकी लिपि भी देवनागरी और फारसी दोनों ही है। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो कोंकणी भाषा है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, नेपाली और संथाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और जो संथाली भाषा है वह देवनागरी के अतिरिक्त ओल चिकी भाषा में लिपि में लिखी जाती है। अब जो डोगरी है, बोडो है, मैथिली है, ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब जो कश्मीरी भाषा है और उर्दू भाषा है वह फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब जो उड़ीसा की भाषा उड़िया है वह उड़िया लिपि में लिखी जाती है। बांग्ला भाषा बंगला लिपि में, असमिया भाषा असमिया लिपि में लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त आप देखिए यहाँ पे तमिल, तेलुगु दोनों भाषाएं हैं। तमिल भाषा तमिल ब्राह्मी लिपि में और तेलुगु भाषा तेलुगु ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। अब जो केरल की भाषा है मलयालम, वह वट्टा थालू लिपि में लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त कन्नड़ भाषा कन्नड़ ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। मणिपुरी भाषा मणिपुरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरमुखी, गुजराती भाषा गुजराती मुखी लिपि में लिखी जाती है। अब व्याकरण के अंतर्गत हमने वर्ण विचार के बारे में जाना, शब्द विचार के बारे में जाना। अब हम जानेंगे वाक्य विचार में। अब जो वाक्य का निर्माण है, वाक्य शुद्धि है, वाक्य विशेषण है, विराम चिन्ह है आदि के विषय में किया जाता है। अब जो हम लोग जानेंगे बोली के बारे में। अब बोली भाषा और राजभाषा में आखिर क्या अंतर है। अब किसी छोटे से क्षेत्र में साधारण बोलचाल में जो भाषा प्रयोग होती है उसको क्या कहा जाता है, बोली कहा जाता है। अब इसमें प्रायः लिखित साहित्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक छोटे से क्षेत्र में जो बोला जाए भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है, बोली है। अब अन्य कोई बोली अगर साहित्य रचना की जाने लगे तो वही क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। भाषा का सबसे छोटा स्टेप आपका बोली में साहित्य रचना होने लगी तो वह फिर भाषा बन जाती है। और वही भाषा जब सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है वह क्या बन जाती है, राजभाषा बन जाती है। तो जो हमारा देश भारत है, हमारे देश की राजभाषा क्या है, हिंदी है। अगर कहीं पर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है वहाँ पर क्या कहा गया है, तो वहाँ पे उसको राजभाषा कहा गया है। अब जो हिंदी भाषा है वह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड की भी क्या है, राजभाषा है। यही भाषा भारत के सभी प्रांतों में आपसी बातचीत के क्या आती है, काम भी आती है और इसीलिए इसको राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। क्योंकि जो हिंदी भाषा है भारत के अधिकांश लोग इसको समझते हैं। एक प्रांत से दूसरे प्रांत मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए लोग आपस में इसका प्रयोग करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। तो आज के पाठ में आप जान गए होंगे कि कहने, सुनने और लिखने का साधन क्या है, भाषा है। और जो भाषा है उसके दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब जो मौखिक भाषा है उसको लिखने का साधन क्या है, लिपि है। और जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। अगर व्याकरण के बारे में आपसे पूछा जाए तो भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण भाषा को क्या बनाता है, शुद्ध बनाता है। इसलिए आपको व्याकरण पढ़ाया जाता है। अब व्याकरण के अंगों के बारे में आपने जाना। सबसे पहले वर्ण आते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य का निर्माण होता है। इसलिए व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो आज की कक्षा में इतना ही। आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। घर पर आप इस पाठ का दोबारा स्वाध्याय कीजिए। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।